बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है। इंग्लिश में इसे या मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे एमआई भी कहते हैं, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, और या उर्दू में हार्ट अटैक या इंग्लिश में भी हार्ट अटैक कह सकते हैं। आज हम इसके मुतालिक थोड़ा मुख्तसर सा शॉर्ट सा आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे, जिसे देख कर, जिसे जज करके आप समझ कर अपने आप को इमरजेंसी कंडीशन में किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। प्यारे व्यूवर्स, पहले हम जानेंगे हार्ट अटैक की सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या हैं। इसमें सबसे बड़ी अलामत चेस्ट पेन, यानी छाती के बाई साइड पे आपको यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, जो सामने भी होता है छाती में और पीछे वाली साइड पे भी जाता है, ठीक है। और उसके साथ जब सीवियरिटी ज़्यादा होती है, अलामत में शिद्दत ज़्यादा होती है, तो फिर यही जो है ना दर्द, ये हमारी गर्दन की तरफ और लेफ़्ट शोल्डर की तरफ यूँ मूव करता है, चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पहली बात ये थी। दूसरी बात इसमें यह है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तंगी या सांस में तकलीफ, जिसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी कहते हैं या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं, सांस छोटी छोटी आना या तकलीफ के साथ आना। दूसरी इसकी बड़ी अलामत ये है। तीसरी बड़ी अलामत फेंटनेस, इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास खोने लग जाता है। इंसान को ऐसे लगता है जैसे रूह उसकी निकल रही है जिस्म से, जिस्म बिल्कुल बेदमी सी आहिस्ता आहिस्ता इंसान पे तारी होने जाती है, जैसे बेहोश हो रहा है उसी तरीके से। इससे हटकर ठंडे पसीने आना, इंसान को बहुत ज़्यादा पसीने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी काफ़ी जो मेजर अलामतें हैं उसमें यही है। पहली बात हमने जो डिस्कस की वो ये थी कि छाती में लेफ़्ट साइड पे पेन होना, ठीक है ना, और वो रेडिएट करता है पीछे वाली साइड पे भी चला जाता है। जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती है तो फिर लेफ़्ट शोल्डर पे और साथ गर्दन वाली साइड पे भी शुरू हो जाता है। दूसरा ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की तंगी, सांस की तकलीफ भी साथ होती है। तीसरा पसीने आना, ठंडे पसीने शुरू हो जाते हैं। चौथा फेंटनेस, यानी जिस्म बिल्कुल बेदमी कंडीशन में हो जाते हैं, इंसान को ऐसा लगता है जैसे बेहोशी की तरफ इंसान जा रहा होता है या इंसान को लगता है जैसे रूह निकल रही है। ये तो इसके सिम्टम्स हैं, जिसे हम अलामात कहते हैं। अब हम इस बात को जानेंगे ये कि किस फैक्टर्स की वजह से, किस वजूहात पे हो सकता है, किन किन पेशेंट को ये हो सकता है, रिस्क फैक्टर किस किस पेशेंट को है। पहली बात, जिस पेशेंट या मरीज़, भले वो मर्द हो या औरत हो, ठीक है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, और उसे कंट्रोल ना किया जाए टाइम पे, भले वो मेडिसिन ना खाता हो या परहेज़ ना करता हो। एक चीज़ होगी हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा इसमें है एक्सेसिव स्मोकिंग हो गई, बहुत ज़्यादा हद दर्जे की। जो बंदा स्मोकिंग करता है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता पीता है, उसकी वजह से भी जो है ना हमारी वेंस आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होने शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती सही से। तीसरा, जो पर्सन हाई कोलेस्ट्रॉल फैट्स वाली डाइट इस्तेमाल करता है, मुर्गन अशिया का इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाइंड करती हैं, बाइंड होती रहती है, और आर्टरीज़ में जो है ना वो फैट्स और फाइबर्स इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से शॉर्टनेस होती है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। चौथी बात, ओबेसिटी, मोटापा भी हद दर्जे से जब ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता हद दर्जे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल फैट्स की मकदार ज़्यादा होने शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता करके, तो फिर उसमें भी हार्ट अटैक का काफ़ी ख़तरा होता है। फिर डायबिटीज़, डायबिटीज़ मतलब शुगर। एक पर्सन है, उसकी शुगर हद दर्जे ज़्यादा होती है, अनकंट्रोल होती है, कंट्रोल नहीं होती, भले वो आप मेडिसिन नहीं ना खाने की वजह से हो, या जो है ना मेडिसिन ना खाने के अलावा जो है ना आप परहेज़ प्रॉपर नहीं कर रहे, मीठा खा रहे हैं, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं एक्सेसिव, जितने भी इनटेक कर रहे हैं इसका, तो उसकी वजह शुगर ज़्यादा होने की वजह से भी एक रिस्क इसका ये भी होता है। अच्छा, ये कॉमन रिस्क हो गए, तो हमने जो है ना आपसे डिस्कस किए। इसके बाद तीसरी बात जो है ना वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को खुदा खुदा ना ख्वास्ता ये मसला हो जाए तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए।
तो एलोपैथिक यानी इंग्लिश मेडिसिन में या इंग्लिश ट्रीटमेंट में यही है कि सबसे पहले तो हमें उसको हॉस्पिटल वाली साइड पे लेके जाना चाहिए और किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन की जैसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। मोना थेरेपी हम कहते हैं हॉस्पिटल रिलेटेड। मोना मीन्स मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट और एस्प्रिन। क्योंकि पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है तो उसमें हमने पेन रिलीज़ करने के लिए, पेन रिलीव करने के लिए, पेन की शिद्दत कम करने के लिए हम मॉर्फिन लगाते हैं। अगर खुदा न खास्ता मॉर्फिन ना अवेलेबल हो तो फिर पेशेंट को ट्रामाल इंजेक्शन, जिसको ट्रामाडोल के नाम से होता है, या ट्रामाल इंजेक्शन और या डिफरेंट और भी नाम से आते हैं, ये टोनाफ्लॉक्स के नाम से आते हैं, तो हम उन्हें लगाते हैं पेन के लिए। इसके बाद ऑक्सीजन की जो है ना फराहमी करनी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को ऑक्सीजन इंटेक करनी चाहिए। उसके बाद नाइट्रेट, ज़बान के नीचे नाइट्रोग्लिसराइड GTN जिसे कहते हैं, या जो है ना सिस्टेक, नाइट्रोमिंट, नाइट्रोग्लिसराइड ग्लिराइड के नाम से मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तान में अवेलेबल, लेकिन नाइट्रोग्लिसराइड जो ब्रांकोडाइलेटर है, डायलेटेशन करती है, ठीक है ना, टेम्पररी, वो भी पेशेंट को सुकून दे सकती है। उससे हटकर जो है ना एस्प्रिन दी जाती है ओरली, ताकि अगर क्लॉट इसकी तरफ से रिमूव हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, तो अच्छी बात है। फिर एंजियो सबसे इसके बाद जो है ना ECG की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे कहते हैं, कार्डियोग्राफी या कार्डियोग्राम। तो उसमें देखा जाता है कि हार्ट की पोजीशनिंग क्या है, हार्ट का जो है ना रिदम किस तरफ जा रहा है। उसके बाद जो है ना एंजियोग्राफी की जाती है, तो एंजियोग्राफी से हमें प्रॉपर पता लग सकता है कि हार्ट के किस हिस्से में वॉल्व है, या हार्ट के किस हिस्से में ब्लॉकेज है, या हार्ट के कितने वॉल्व में ब्लॉकेज है या कितनी ब्लॉकेज है, तो उसकी परसेंटेज का भी हमें पता चल जाता है। तो उसके बाद फिर थ्रोम्बोलिसिस एक ट्रीटमेंट होती है जो हम उसको रिमूव करने के लिए जो है ना मुख्तलिफ मेडिसिन दे के क्लॉट को रिमूव को किया जा सकते हैं। बाज़ों का छोटा क्लॉट अगर हो तो उससे भी जो है ना रिमूव हो जाता है, या IV इंट्रावीनस हम एस्प्रिन देते हैं, ठीक है, उससे भी पॉसिबल है कि ठीक हो जाए। अगर वो नहीं होता फिर एंजियोप्लास्टी की जाती है, रग के ज़रिए एक वायर इंसर्ट की जाती है, ठीक है, तार इंसर्ट की जाती है जिसमें कैमरा लगा होता है, बलून लगा होता है उसकी जगह। उसके थ्रू जो है ना हम जो है ना वेन को डायलेटेट करते हैं, थोड़ा सा बलून को खोल के जो है ना ओपन करके या फुला के बलून या गुब्बारे नुमा एक कैमरा होता है इस तरह, उससे हम डायलेटेट कर सकते हैं। और अगर फिर उससे भी डायलेटेशन से भी मसला ना हल हो तो फिर हम स्टंट पास करते हैं। स्टंट पास हो जाए तो उससे पॉसिबल है काफ़ी पेशेंट्स में जो है ना कंडीशन बेटर हो जाती है, और वॉल्व जो है ना जो नैरो होते हैं, थोड़े तंग हुए होते हैं, तो उसकी डायलिटेशन हो जाती है, खुल जाते हैं, तो सांस की तकलीफ भी बेहतर हो जाती है और ब्लड की सप्लाई भी प्रॉपर हो रही होती है। अगर खुदा न ख्वास्ता क्लॉटिंग ज़्यादा हो और मसला ना हल हो रहा हो तो फिर उसका एक और फाइनल जो होता है ट्रीटमेंट, हमारे पास फाइनल ट्रीटमेंट जो होती है वो है बाईपास, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, जिसके लिए चेस्ट को खोला जाता है, ठीक है ना, मिडल स्टेनम पे चेस्ट को यहाँ से खोल के L वाली शेप में यूँ जाया जाता है, ठीक है ना, खोल के, और फिर उसके लिए हमारे टांगों से थाई वाली साइड से लेकर नीचे टांग किसी भी, या राइट या लेफ्ट को टांग को खोला जाता है पूरा वहाँ से किसी भी जगह से वेन को कट आउट करके वहाँ से हटा के तो बाईपास की जाती है। तो हार्ट में फिर जहाँ पे प्रॉब्लम हो उसको बाईपास किया जाता है, इंटेक्ट किया जाता है। तो इससे ये है कि पेशेंट को काफ़ी बेहतरी आ जाती है और पेशेंट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा इस वीडियो का एक पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से आपको आगाह कर रहे थे, और एक छोटा सा मुख्तसर सा था क्योंकि ये टॉपिक बहुत डीप है, और अगर इसको डीपली हम ब्रीफ करें या आपको एक्सप्लेन करें तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर आपको समझने में मुश्किल होगी। तो ये कुछ छोटी छोटी मुख्तसर सी हमने आपको मुख्तसर सा तारुफ़ करवाया इस हार्ट अटैक के मुतालिक, कि इसके अलामात क्या हैं और रिस्क फैक्टर इसका क्या है और फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे बेहतर जो ज़रूरी चीज़ है जो हम मिस कर रहे थे शुरू में, वो ये है कि इसके लिए हम परहेज़ क्या करें। तो परहेज़ आप साल्ट कम से कम इस्तेमाल करें, साल्ट यानी नमक कम से कम इस्तेमाल करें। अगर रोटी में है तो सालन में कम करें, वरना दोनों में अगर ना इस्तेमाल करें अच्छी बात है। अगर इस तरह नहीं पॉसिबल तो फिर रोटी में है तो सालन में ना हो, अगर सालन में है तो रोटी में ना हो, रोटी में भी अगर हो तो थोड़ा सा, मतलब एक में ना हो और एक में हो तो कम हो।
दूसरा ये है अगर स्मोकिंग करें, स्मोकिंग को हम ख़त्म करें। तीसरा, बड़ा गोश्त हम ना खाएं। चौथा, देग वाले चावल कोशिश करें उससे परहेज़ करें। पांचवा, अंडा कम से कम इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी स्पेशली ना इस्तेमाल करें, वाइट अगर हो तो खैर है। इससे हट कर जो है ना अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन प्रॉपरली हम इस्तेमाल करें। अगर शुगर है, शुगर को कंट्रोल रखें, उसकी मेडिसिन हम प्रॉपर इस्तेमाल करें। अगर किसी को ओबेसिटी, मोटापा है तो कोशिश करें खाने को कम से कम इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा फैट्स, चर्बी वाले खाने ना खाएं। सब्जियों का, हरी सब्जियों का, सलाद और फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें। इंक्रीज़ इनटेक ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और कोशिश करें स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती कमेंट ज़रूर करें और दूसरों से ज़्यादा शेयर करें। वस्सलाम।